हेलो एवरीवन। आज मैं आपको AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़ ये मैं बताने जा रही हूँ और ये रिपीटेडली कई पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो है 2। इसको एक्सप्लेनेशन आ जाती है, ये इंपॉर्टेंस आ जाता है, कुछ भी इसके बारे में आएगा तो आपको यही लिखना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है। दीज आर द एसेट, ये कुछ एक्सप्लेन कर रखी है AS2 में कि कौन कौन सी एसेट को हम इन्वेंट्रीज, किन किन इन्वेंट्रीज को हम एसेट मान सकते हैं। देखिए, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसी जितनी भी एसेट जिनको हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं, जो भी आपकी यूनिट बनेगी जिसको आप फाइनल कंज्यूमर को सेल करेंगे, वो आपका इन्वेंट्री का पार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि फिनिश गुड, अगर आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, उसके ऊपर खर्चा क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस तक जाएगा, फिर वो फाइनल गुड बनेगा। तो जो फिनिश गुड होता है वो किसका पार्ट होता है, इन्वेंट्री का। फिर है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, WIP। मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ खर्चा किया जाता है, तो वो प्रोसेस, वो पॉइंट जहाँ पे उस पर खर्चा किया जा रहा है, अभी वो कंप्लीट गुड नहीं बना है, उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, उसी का शॉर्ट फॉर्म है WIP। तो वो भी पार्ट होता है इन्वेंट्री का। ठीक है, in the form of material or suppliers to be consumed in the production process or in the rendering of service। ऐसे कोई भी मटेरियल, कोई भी सप्लाईज जिनको हम सर्विस के रूप में या प्रोडक्शन के टाइम पे जिनका हम प्रयोग करते हैं, कोई भी मटेरियल या सप्लाईज को, वो भी किसके अंडर आ जाता है, वो भी इन्वेंट्रीज के अंडर आता है। तो जैसे कि रॉ मटेरियल, इसका शॉर्ट फॉर्म, रॉ मटेरियल का शॉर्ट फॉर्म है ये रॉ मटेरियल, या स्टोर्स। स्टोर्स मीन्स कोई भी कंज्यूमेबल्स गुड्स होंगे वो उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड, ऐसी कौन कौन सी इन्वेंट्रीज है जो इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है, किसके अंदर, मीनिंग ऑफ एसेट के अंदर। जैसे कि स्पेयर पार्ट्स, देखिए आप स्पेयर पार्ट्स, कई सारे स्पेयर पार्ट्स व्हीकल्स में लगते हैं, तो वो स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, सर्विसिंग इक्विपमेंट, जो भी, अगर आपकी जैसे आफ्टर सेल सर्विस करते हैं ना और व्हीकल्स की, तो उसके अंदर जो भी सर्विस के इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होते। एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट आपको पता है कि अगर एक इक्विपमेंट ख़राब हो गया और दूसरा आप यूज़ करेंगे, तो एक स्पेयर इक्विपमेंट रखना पड़ता है ना, तो वो भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होता। विच मीट द डेफिनेशन ऑफ PPE, ऐसी कोई भी इन्वेंट्री जो PPE माने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आता है, वो इन्वेंट्री नहीं होती। जो कि कौन, PPE का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी आप समझ लीजिए, वो है AS10, और मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद है कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। कौन कौन से क्लासिफिकेशंस है इन्वेंट्रीज के। पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के अंदर जितने भी मटेरियल्स आ रहे हैं वो कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, ये इन्वेंट्री का पार्ट है। ये क्लासिफिकेशन होती है, मतलब कि इसको इन विभागों में बांटा जाता है इन्वेंट्रीज को। WIP वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, D है स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स एंड अदर्स, ये सारे किसके विभाग हैं या क्लासिफिकेशंस हैं, ये है इन्वेंट्री की। फिर है नॉन एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ पर AS2 नहीं लगेगा, कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, ये देखते हैं। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू, कहाँ कहाँ नहीं लगता, WIP अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कंस्ट्रक्शन का भी काम चलता है, वहाँ पे भी कई सारी एकदम से चीज़ें नहीं बनती, मकान बन रहा है या कोई फ्लैट बन रहा है तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके अंदर उसकी WIP जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसे ऐड नहीं किया जाता है AS2 में, वहाँ AS2 वहाँ नहीं लगता है। ठीक है, WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर की WIP है, वहाँ पे भी AS2 नहीं लगेगा। शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, शेयर, डिबेंचर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे भी AS2 की एप्लीकेबिलिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। फिर है अदर इन्वेंट्रीज लाइक लाइफ स्टॉक्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल गैसेज या मिनरल्स,
जो भी नेचुरल चीज़ों के अंडर आता है उसको उसके अंदर भी AS2 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी पूछा जाएगा और ये आपका 1 to 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, इनमें से पूछ लिया जाए कि AS2 में कौन कौन सी एसेट इंक्लूड नहीं होती है, AS2 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये सारी आपको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद मेजरमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आप मेजर करोगे इन्वेंट्री की वैल्यू? इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट, कैसे मेजर किया जाएगा ये याद कर लीजिए, लोअर ऑफ कॉस्ट, उस इन्वेंट्री की कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन दोनों में से जो भी आपका ना कम होगा, या तो कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल, इन दोनों चीज़ों में से जो भी वैल्यू कम होगी उसको हम इन्वेंट्री की वैल्यू मान ली जाएगी। समझ लो कि अगर कॉस्ट आपकी 100 है, ठीक है, और आपकी NRV 90 है, तो इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90, विच एवर इज लोअर, या तो कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो 90 लो है तो 90 को NRV को ही इन्वेंट्री की वैल्यू मान ली जाएगी। अब NRV का मतलब समझ लीजिए, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी एस्टिमेटेड, आप एक प्राइस को एस्टिमेट करते हैं ना कि ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, इस पेन को हम 15 रुपये के आसपास बेच सकते हैं, तो वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से आप लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन के मतलब उस पेन को बनाने में जितना भी आपकी कॉस्ट लगी, मतलब 15 रुपये का अगर वो पेन था, 5 रुपये की उस पर कॉस्ट लगी है, एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, और उसे सेल करने में जो भी पैसा लगे, देखिए 15 रुपये का अगर वो है पेन है, 15 का पेन है, ठीक है, और 5 रुपये उसको कंप्लीशन करने में लगा है, ठीक है, और उसके बाद उसको सेल करने में 5 रुपये लगा है, तो NRV कितने रुपये हो जाएगी? 10 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। थैंक यू एवरीवन।